Evening to all. Am I audible? Yes, ma'am, audible. Yeah. Thank you, Dr. M.K. Sahni, sir, again giving me this opportunity on this big platform. और ये 645th जैसा कि आपने बताया निशान ने कि ये दैनिक वेबिनार है इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी पर मैं आज बोल रही हूँ. और why today we will discussing why I select this topic. So vitamin D deficiency, everyone is suffering from vitamin D deficiency. Every third person जिसको भी vitamin D कराएंगे आप third person को vitamin D deficiency मिलेगी. तो वो क्यों मिलेगी? क्योंकि अभी जो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स है, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर कैसे कि हम लेट सो रहे हैं, जल्दी लेट जाग रहे हैं, तो उसमें सन एक्सपोजर नहीं हो रहा है. मैं अभी एक अक्षय कुमार का व्याख्यान देख रही थी, तो उन्होंने बताया कि मैंने लाइफ में कभी भी सुबह उगता हुआ सूरज ना देखा हो, ऐसा कभी दिन ना देखा. अक्षय कुमार जी ने बोला. तो इस एज में भी वो इतना फिट है और इतना उनके ग्लो रहता है, तो वो एक रीजन है. आज का जो जनरेशन है, आज का जो यूथ है या कोई भी पर्सन आप कह सकते हो कि वो सन से बहुत ज्यादा दूर भागता है, सनलाइट से दूर भागता है कि सन में होने से स्किन में एलर्जी हो जाएगी या स्किन में टेनिंग हो जाएगी और धूप में जाना भी पड़ रहा है तो अपने सन ब्लॉक जो आते हैं वो यूज कर रहे हैं या कवर करके निकल रहे हैं. तो इसकी वजह से विटामिन डी डेफिशिएंसी सब पर्सन में सभी में मिल रही है. और विटामिन डी आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन डी डेफिशिएंसी है क्या और विटामिन डी क्या होता है, विटामिन डी डेफिशिएंसी क्या है, उससे क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, इसमें अपना कन्वेंशनल क्या ट्रीटमेंट है, होम्योपैथी का क्या ट्रीटमेंट है, होम्योपैथी का इसमें क्या रोल है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. तो विटामिन डी ये है क्या? विटामिन डी ये फैट सोलुबल विटामिन है जो कि बॉडी में जहाँ यूवी रेज, सनलाइट की यूवी रेज अगर बॉडी में स्किन में टच होती है तो उसके कांटेक्ट में आने से सिंथेसिस होता है यूवी रेज का, अल्ट्रावायलेट रेज का. इसकी वजह से विटामिन डी, इससे विटामिन डी बनता है. विटामिन डी डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि विटामिन डी ऐसे ही बन जाएगा, लेकिन जब यूवी रेज स्किन के कांटेक्ट में आएंगी तभी विटामिन डी बनता है, उसकी सिंथेसिस से बनता है. और ये कुछ फूड्स में भी मिल सकता है, उसके कुछ सप्लीमेंट्स में भी मिल सकता है. और मेनली जो विटामिन डी का रोल है वो है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन और मैग्नीशियम एब्जॉर्प्शन और फॉस्फेट. इनका एब्जॉर्प्शन है, इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन ये काम करता है और इससे बोन मिनरलाइजेशन होता है और बोन की ग्रोथ बढ़ती है. तो उसके लिए विटामिन डी हम जो बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है. सपोज कैल्शियम बहुत है बॉडी में लेकिन उसका कोई यूज नहीं है जब तक विटामिन डी प्रॉपर ना हो, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर है. कई बार कैल्शियम लेते रहते हैं लेकिन एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी. तो विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से बाकी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. क्या क्या इसके कारण है, जैसे विटामिन डी की जरूरत क्यों पड़ी हमें? इससे जो अपने टीथ है, मसल्स है वो स्ट्रांग बनते हैं, हड्डियां हैं वो वीक हो जाती है इसकी कमी से. बच्चों में हर बोलते हैं कि रिकेट्स हो गया, रिकेट्स की बीमारी हो जाती है. बच्चों बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया हो सकता है, इम्यूनिटी वीक होती है और इम्यूनिटी वीक से उसमें एंटीबॉडीज नहीं बनती और बहुत बार बार में बीमार पड़ते रहते हैं. विटामिन डी कहाँ कहाँ मिलता है? बहुत सारे फूड सोर्सेज है, जैसे मिल्क प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट है, चीज है, बटर्स है, मिल्क, फोर्टिफाइड मिल्क, सीरियल्स है, फैटी फिश है. तो मैनी ऑफ द फिशेज में जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए ये कॉड लेवर, मैनी ऑफ द फिशेज हैं उनमें ये विटामिन डी मिलता है, एग्स में मिलता है. और वेजिटेरियंस के लिए जो मिल्क प्रोडक्ट है, डेयरी मिल्क प्रोडक्ट है, उनमें विटामिन डी मिल जाएगा. और एक है एक मशरूम, उसमें भी काफी विटामिन डी मिलता है. अब विटामिन डी की कमी है तो उसके क्या क्या हो सकते हैं, सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं? उसको एपेटाइट लॉस होगी, ड्राइनेस होगी मुंह में, वॉमिटिंग हो सकती है, मटलिक टेस्ट होता है,
कॉन्स्टिपेशन और लूज मोशंस, कुछ भी हो सकता है इन दोनों में से। एक स्टडी हुई थी जिसमें टोटल 573 आउटडोर वर्कर्स इस स्टडी में पार्टिसिपेट किए थे। इसमें 144 हॉकर्स थे, 96 गार्डनर्स थे, ट्रैफिक पुलिस पर्सनल 87 थे, और मैनुअल रिक्शा जो पुलर्स होते वो 49 थे, 113 ऑटो ड्राइवर्स थे, एंड 84 फ्यूल स्टेशन अटेंडेंट थे। इनमें स्टडी हुई थी। इसमें बताया कि जो विटामिन डी का मेन जो सोर्स है वो सन एक्सपोजर ही है, और इसका जो बेस्ट टाइम है वो होता है आफ्टरनून्स में। विंटर में आफ्टरनून्स में ही सन एक्सपोजर डेली 15 से 20 मिनट एक्सपोजर सन का रहेगा तो विटामिन डी की कभी भी डेफिशिएंसी नहीं होगी। और अर्ली मॉर्निंग में इतना ज़्यादा यूवी रेज का इफेक्ट नहीं होता है। समर्स में यूज कर सकते हैं, जैसे राजस्थान की गर्मी बहुत होती है तो मॉर्निंग में, हाँ, सुबह 10 ओ क्लॉक से पहले विटामिन डी का एक्सपोजर हो, सन का एक्सपोजर हो तो सफिशिएंट विटामिन डी मिल जाता है। अब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन में बताया है कि 12 जो मेनली जो अगर किसी में 20 नैनोग्राम पर ml विटामिन डी है दैट इज सफिशिएंट, मीन्स 12 to 20 नैनोग्राम्स विटामिन डी है, दैट इज द नॉर्मल, और इससे कम है तो डेफिशिएंसी की रेंज में आता है। एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, सन एक्सपोजर नहीं हो रहा है प्रॉपरली तो उसके लिए उससे भी विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है। डाइटरी में प्रॉपर फूड मिल्क नहीं ले रहे, डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं ले रहे, और जो नॉन वेजिटेरियन फिश और ये नहीं खा रहे हैं तो उनमें विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है। एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं है इंटेस्टाइन का तो विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है। एज वी एज अवर बोन डेंसिटी जो है वो नेचुरली डिक्रीज हो जाती है तो इसकी वजह से विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो ऑस्टियोपोरोसिस जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। जेनेटिक फैक्टर्स हैं, अगर मदर्स में ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी विटामिन डी की कमी है और कैल्शियम प्रॉपर नहीं ले रहे तो उसमें बच्चे में रिकेट्स मिलेगा। और मेनोपॉज के टाइम पे आप देखेंगे इन फीमेल्स और लो टेस्टोस्टेरोन्स मेल्स में है तो उससे भी बोन लॉस हो जाते हैं, और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये विटामिन मेटाबॉलिज्म वो डिस्टर्ब हो जाता है। कुछ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपर नहीं हो रही है, आउटडोर्स नहीं जा रहे हैं, जनरली ओल्ड एज में रहता है, और प्रॉपर कैल्शियम इनटेक नहीं हो रहा है, अल्कोहल कंजप्शन ज़्यादा हो रहा है, या स्मोकिंग बहुत कर रहे हैं, इससे बोन्स की वीकनेस और बोन डेंसिटी कम हो जाती है। विटामिन डी डेफिशिएंसी से क्या क्या डिजीज हो सकती है? इसमें रिकेट्स हो सकता है पेशेंट में, ऑस्टियोपोरोसिस मिल सकता है, ऑस्टियोमलेशिया मिल सकता है। अब रिकेट्स में आप देखेंगे इनके अलावा बोन्स की डिजीज के अलावा विटामिन डी डेफिशिएंसी में कई स्टडी में पाया कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज भी जहाँ लो विटामिन डी है, जो फर्दर अपन डिस्कस करेंगे, देखेंगे बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं उनमें भी विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो ब्लड प्रेशर उन पेशेंट में ज़्यादा मिल सकता है, स्ट्रोक की प्रॉब्लम्स मिल सकती है। कैंसर्स है, कई स्टडीज में बताया कि विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से इंक्रीज रिस्क ऑफ कैंसर्स मिलते हैं, और मेनली जो ऑटोमिन डिसऑर्डर्स है उसमें भी वो विटामिन डी डेफिशिएंसी का मेन कारण है। अभी कैंसर में मुझे याद आया कि मेरे पास एक पेशेंट चल रहा था, 68 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट था, उसको स्क्रोटम का कैंसर था, तो उसको साथ में कैल्शियम दे रहे थे और विटामिन डी के डोजेस दिए गए तो उनको जो वीकनेस थी बोन्स में काफी इम्प्रूवमेंट था, क्योंकि स्क्रोटम के साथ में बोन्स का कैंसर भी डिटेक्ट हुआ था।
तो उसमें विटामिन डी डेफिशिएंसी पाई गई, तो उसके जो डोजेस दिए गए विटामिन डी के और कैल्शियम साथ में चला, तो उससे काफी इम्प्रूवमेंट था। मतलब बोन पेन में तो ऑलमोस्ट 95% इम्प्रूवमेंट था। वह रिकेट्स जनरली बच्चों में मिलता है, चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स है, और विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से जो होता है, इसमें बोन सॉफ्ट हो जाती है, वीक हो जाती है, जिसकी वजह से बोन डिफॉर्मिटीज मिलेंगी। और इसमें पेशेंट है, जो बच्चे हैं, वो बोलते हैं कि बोन्स में पेन हो रहा है, उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं है, मोटर स्किल्स नहीं है उनमें, और इसकी वजह से फटीग है, थके थके रहते हैं, बोन पेन्स रहता है, और डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स होती है, हेयर लॉस हो जाते हैं, मसल्स वीकनेस होगी, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सब सिम्टम्स मिलते हैं उनमें। और इसकी वजह से पेशेंट रिकेट्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन से फेलियर टू थ्राइव, एबनॉर्मल कर्व स्पाइन मिलेगा, बॉन डिफॉर्मिटीज, डेंटल डिफेक्ट, सीजर्स, ये सारी प्रॉब्लम्स बच्चों में मिलती है। तो ये स्केलेटल सिस्टम का दे रखा है कि प्रोट्रूडिंग फोरहेड, फोरहेड इसका प्रोट्रूड हो रहा है, देखिए विटामिन डी की डेफिशिएंसी, रिकेट्स का बच्चा है ये, इसमें पिजन चेस्ट है, एंड इसका जो हेड है वो लार्ज है, कर्व ह्यूमरस है, काइफोसिस, जो पोस्टीरियर कर्वेचर ऑफ द स्पाइन इसमें दिखा रखा है, कर्व रेडियस एंड अल्ना, एनलार्ज एपिफाइसिस और रिस्ट और एंकल, इन दोनों में एनलार्जमेंट दिख रहा है, एब्डोमेन प्रोट्रूड है, डिप्रेस रिब्स है, टिबियाज एंड फिबुला दोनों कर्व है, कर्व फीमर है। तो ये पूरा जो स्केलेटल सिस्टम है पूरा डिस्टर्ब इसका हो गया विटामिन डी की डेफिशिएंसी से। अब ये देखिए विटामिन, इसकी वजह से स्कोलियोसिस और काइफोसिस ये कंडीशंस हो सकती है, और काइफो स्कोलियोसिस दोनों चीज इस पेशेंट में मिल सकती है की वजह से। तो स्कोलियोसिस में क्या होता है, साइडवे कर्वेचर्स ऑफ द होता है, एक्सेसिव फॉरवर्ड राउंडिंग ऑफ द अपर बैक। काइफोस्कोलियोसिस में बोथ साइड में एबनॉर्मल कर्व ऑफ द स्पाइन ऑन टू प्लेन्स, इसमें होता है कोरोनल एज वेल एज सेजाइटल, इसमें दोनों ही तरह से इसमें कर्वेचर्स होता है। अब ये है बोलेक्स, बोलेक्स में एज पिक्चर सजेस्ट कि कर्व, लैक्स कर्व आउटवर्ड एट द नी, और फीट एंड एंकल है दोनों इसके, वो बिल्कुल बोल टच हो रहे हैं। तो ये जनरली किन में, इन्फेंट्स में और टॉडलर्स में मिलता है, बोलेक्स में। ये 2 इयर्स के बच्चे के रिकेट्स का एक्सरे है, जिसमें बोइंग ऑफ द फीमर्स दिख रहे हैं और बोन डेंसिटी वो कम होगी। ये फनल चेस्ट प्रैक्टिस एक्सकेवेशन, चेस्ट डिफॉर्मिटी है पिजन चेस्ट बच्चे में। रैकेटिक रोजरी, इसमें क्या होता है कि बीड लाइक आप देखेंगे, बीड लाइक प्रोमिनेंस दिख रहा है, और प्रोमिनेंस है वो जंक्शंस पे, रिब्स के और कार्टिलेज के जंक्शंस पे प्रोमिनेंस है। तो इसमें पोस्टोकॉन्ड्रल जो जॉइंट्स हैं वो एनलार्ज हो गए, जो रोजरी जैसे दिख रहा है, इसलिए इसको, इस कंडीशन को बोलते हैं रैकेटिक रोजरी। हैरिसन सल्कस, इसमें हॉरिजॉन्टल ग्रुप है लोअर बॉर्डर ऑफ द थोरैक्स, इसकी वजह से पोस्टल इंसर्शन डायफ्राम का वो डिस्टर्ब हो। क्रेनियोटाइप्स, क्रेनियोटाइप्स में स्कल बोन सॉफ्ट हो गई है, जैसे कि अपन बहुत सारी मेडिसिन में भी देखे, इसमें पढ़ा है, कैलकेरिया फॉस वगैरह में देखा है कि सॉफ्टनिंग ऑफ द स्कल बोन्स, उसमें कैलकेरिया फॉस मेडिसिन यूज करते हैं। फ्रंटल वॉशिंग, प्रोमिनेंट फोरहेड। ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया में क्या होता है
कि सॉफ्टनिंग ऑफ द बोन्स, इम्पेयर्ड बोन मेटाबॉलिज्म की वजह से सॉफ्टनिंग हो जाती है बोन्स की, और जो क्योंकि इसमें फॉस्फेट, कैल्शियम और विटामिन डी ये प्रॉपर इनएडिक्वेट क्वांटिटी में रहते हैं, इसकी वजह से इसमें ऑस्टियोमलेशिया वाली कंडीशंस हो जाती है। और ये होता है बोन मेटाबॉलिज्म, इसका इम्पेयरमेंट ऑफ द बोन मेटाबॉलिज्म ड्यू टू inadequate bone mineralization. These are the symptoms of osteomalacia. Generally, पेशेंट बोलते हैं कि मेरे हड्डियों में दर्द हो रहा है, जॉइंट्स में दर्द हो रहा है, बोन मसल्स में पेन हो रहा है, वीकनेस हो रही है, मसल्स क्रैम्प्स हो रहा है, चल नहीं पाते प्रॉपरली, तो बॉडी पेन कर रही है, तो वो कंडीशन होती है ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया में एक होता है लूजर्स जोन और स्यूडो फ्रैक्चर्स। इसमें क्या होता है कि जो बोन मटेरियल्स है वो थिकनिंग ऑफ द पेरिओस्टियम हो जाती है, इसकी वजह कैल्कस फॉर्मेशंस होता है अफेक्टेड पार्ट्स ऑफ द बोन्स पे। तो वो जो अपीयरेंस होती है वो जैसे ये पिक्चर दिखा रही है कि फॉल्स, ऐसा लगता है कि फ्रैक्चर हो गया, जबकि वो फ्रैक्चर्स नहीं होता है, और कैलस फॉर्मेशंस हो जाता है उस जगह। तो ये ऑस्टियोमलेशिया की कंडीशंस में होता है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस में लो बोन डेंसिटी रहती है, से लो कैल्शियम लेवल की वजह से डिक्रीज बोन मिनरल डेंसिटी रहेगी, जिससे बोन्स फ्रेजाइल हो जाएगी और प्रोन टू, इसकी वजह से फ्रैक्चर्स, रिपीटेड फ्रैक्चर्स पेशेंट में मिलेंगे। और विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से अब्जॉर्प्शन कैल्शियम का प्रॉपर नहीं होगा, और जो कि बोन की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से बार बार में ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशंस पेशेंट में, रिपीटेड पेशेंट में मिलती है, और इसकी वजह से वीक हो जाती है बोन्स और ब्रिटल बोन्स हो जाती है। अब इसके लिए हम क्या क्या टेस्ट करा सकते हैं विटामिन डी डेफिशिएंसी के लिए? सीरम कैल्शियम, अब सीरम कैल्शियम इसमें लो होगा, या सीरम फॉस्फोरस लो होगा, सीरम एल्कलाइन फॉस्फेटेट ये हाई होता है, तो इट मीन्स विटामिन डी की डेफिशिएंसी है पेशेंट में। जबकि पेशेंट कैल्शियम प्रॉपर ले रहा है फिर भी इनमें डेफिशिएंसी आ रही है, इट मीन्स विटामिन डी डेफिशिएंसी है। विटामिन डी डेफिशिएंसी है क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है इंटेस्टाइन से। दूसरा, एक्सरे करवाएंगे बोन्स का, तो बोन्स के एक्सरे में वाइडनिंग ऑफ द जोन्स ऑफ मेटाफाइसिस, मेटाफाइसिस का जो कैल्सिफिकेशन है प्रॉपर नहीं होता है, इससे जो बोन्स की वाइडनिंग हो जाती है। और ये जो चेंजेस हैं वो मिलेंगे आपको प्रॉक्सिमल ह्यूमरस पे मिल सकते हैं, डिस्टल रेडियस पे मिलते हैं, डिस्टल फीमर पे और टिबिया पे, ये सारी चेंजेस उसमें मिलते हैं। ये बोन मैट्रिक्स डेंसिटी टेस्ट करवाते हैं इसके लिए, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन में अगर नॉर्मल बोन डेंसिटी रेंज है वो -1 टू +1 के बीच में, इट मीन्स नॉर्मल है, कोई डेफिशिएंसी नहीं है। और -1 से 2.5 के बीच में है तो वो ऑस्टियोपेनिया है, एंड -2.5 टू -4 है वो तो ऑस्टियोपोरोसिस की रेंज में आती है, मीन्स काफी उसकी कम है डेंसिटी, तो इट मीन्स पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस सफर। विटामिन डी डेफिशिएंसी के लिए अपन यूज करते हैं या तो D2 और D3। इस जनरली जो ह्यूमन बीइंग में D3 देते हैं, पॉली कैल्सीफिरॉल, जो कि ओवर द काउंटर अवेलेबल होते हैं मार्केट में, वो यूज करते। और दूसरा उनको बताते हैं कि आप सन का एक्सपोजर प्रॉपर करें जिससे विटामिन डी प्रॉपर मिले, और इनटेक विटामिन डी रिच फूड, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको स्लाइड्स में बताया है कि फैटी फिश है, एग्स है और डेयरी प्रोडक्ट्स वो ज़्यादा से ज़्यादा लें।
ऑस्टियोपोरोसिस में कन्वेंशनली ये बाईफॉस्फेटेज भी सब करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स। कैल्सिटोनिन, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर्स, SCRMs, जो कि जनरली प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे क्या जो बोन लॉस है वो स्लो कर देती है ये मेडिसिन, और बोन डेंसिटी को इंक्रीज करती है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी इम्पॉर्टेंट रहती है, जहाँ पोस्ट मीनोपॉजल वीमेंस में यूज करते हैं, और इससे भी ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशंस कम हो जाती है। और कैल्शियम, विटामिन डी तो देते ही हैं, उससे भी डेली मीट आउट्स पूरी हुई। लाइफ स्टाइल चेंजेस में बहुत सारे जो फिजियोथेरेपिस्ट बताते हैं कि एक्सरसाइज करें, वेट बियरिंग एक्सरसाइज करें, एडिक्वेट कैल्शियम लें, स्मोकिंग अवॉइड करें, एक्सेसिव अल्कोहल जो करते हैं वो नहीं लें, और विटामिन डी ऑफ कोर्स सप्लीमेंट्स दे सकते हैं पेशेंट। अब ये एक दे रखा है, जो कि मैं एक स्टडी थी उसमें से मैंने लिया है ये पिक्चर। इसमें जो विटामिन डी कितना लेना चाहिए एज के साथ, 1 ईयर से लेके और अप टू 1 ईयर 10 माइक्रोग्राम विटामिन डी सप्लीमेंट लेना चाहिए, और 1 to 5 ईयर में 15 माइक्रोग्राम, एंड 6 ईयर्स, मोर देन 6 ईयर्स 20 माइक्रोग्राम, इससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए। प्रेग्नेंट विमेंस के को चाहिए 15 माइक्रोग्राम। विटामिन डी सप्लीमेंट ले तो रहे, लेकिन वो डॉक्टर की एडवाइस से ही लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लेने से भी प्रॉब्लम्स होती है। एक्सेस कभी भी नहीं लेना चाहिए। तो 12 मंथ से कम की एज है तो 25 माइक्रोग्राम से ज्यादा नहीं लेना चाहिए, और 1 to 10 ईयर्स के बच्चों में 50 माइक्रोग्राम से ज्यादा विटामिन डी नहीं ले सकते, और एडल्ट में 100 से ज्यादा नहीं लेना चाहिए। और जिनको रीनल प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, उनमें भी विटामिन डी लेना ठीक नहीं। अब ये एक स्टडी है जिसमें लो विटामिन डी और डायबिटीज रिस्क। इन स्टडी में क्या है कि रिसर्च, ये स्टडी हुई कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में स्टडी हुई, सैन फ्रांसिस्को में। इसमें बताया कि 903 हेल्दी एडल्ट्स में ये स्टडी हुई थी, जिनकी मीन एज 74 थी, जिस उन पेशेंट को एनरोल किया गया 97 से 99 के बीच में, जो कि जिसमें कोई भी सिम्टम्स नहीं थे प्री डायबिटीज और डायबिटीज के, ड्यूरिंग द क्लिनिकल विजिट्स। और उनका 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी कराया गया उस समय, और ग्लूकोज लेवल लिया गया, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट वो करवाया गया एट अ टाइम ऑफ एनरोलमेंट, जिसमें 47 न्यू केसेस डायबिटीज के, 337 न्यू केसेस थे वो प्री डायबिटीज थे। तो इस स्टडी में उन्होंने बताया कि अगर पेशेंट की विटामिन डी प्रॉपर दे रहे हैं, और जिनका विटामिन डी 25 हाइड्रोक्सी विटामिन लेवल्स बिलो 30 नैनोग्राम पर ml है, तो और पर ml वो कंसिडर किया विटामिन डी डेफिशिएंसी में। तो जो पर्सन थे, वी पर्सन वर अप टू द 5 times एट ग्रेटर रिस्क फॉर डेवलपिंग डायबिटीज देन पीपल विद लेवल अबव द 30 नैनोग्राम पर ml। मीन्स जो एक कॉज था जो अदर डिजीजेज होती है विटामिन डी डेफिशिएंसी से, तो इस स्टडी उस चीज को वो कर रहा है। अनदर स्टडी हुई है वॉशिंगटन में, विटामिन डी, इसमें है प्रिवेंशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक डिजीज एसोसिएटेड विद द एजिंग सच एज डायबिटीज एंड कैंसर। तो इसमें बताया कि ये जो विटामिन डी है एज रिलेटेड डिजीज के साथ, विटामिन डी जो भी एज रिलेटेड डिजीज है उनको ट्रीट कर सकता है,
और इससे ठीक होते हैं विटामिन डी से डिप्रेशन, ऑस्टियोपोरोसिस, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी ठीक। तो ये स्टडी हुई थी लोयोला यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में। इसमें बताया कि ओल्डर एडल्ट्स आर एट रिस्क ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी because of poor diet and reduced outdoor and poor skin absorption of nutrient, इसकी वजह से हुआ। और इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन रिकमेंड किया है एडल्ट में अप टू 70 ईयर ऑफ द एज दे शुड टेक 600 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन डी डेली, और एडल्ट ओवर द एज ऑफ 70 कंज्यूम 800 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ न्यूट्रिएंट डेली। तो प्रॉपर ये स्टडी बता रही है प्रॉपर डोजिंग विटामिन डी की ले रहे हैं अपन, तो इट मीन्स क्रॉनिक डिजीज जो एज के साथ क्रॉनिक डिजीजेज हो रही है वो उसमें ठीक हो जाती है। और ये फाइंडिंग पब्लिश हुई जर्नल ऑफ एजिंग एंड जीरोंटोलॉजी। एक अनदर स्टडी है, दूसरी स्टडी है, इसमें है इज इट रियली पॉसिबल दैट विटामिन डी इज ए कॉज ऑफ क्रॉनिक मस्कुलोस्केलेटल पेन। अब ये स्टडी हुई है 98 में, जो आर्टिकल पब्लिश हुआ न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में। इसमें बताया कि एक्सेस विटामिन डी कॉजेज हाइपर कैल्सीयूरिया और हाइपर कैल्सीमिया। ऑल्दो उन्होंने बताया डू नॉट अकर अनलेस डेली यू डोज ऑफ द एक्सेस एक्सीड एटलीस्ट 2400 ml इंटरनेशनल यूनिट। इससे ज्यादा ले रहे तभी इसमें ये प्रॉब्लम्स होती है एक्सेस से, अदरवाइज नहीं है। और उसमें बताया कि 2 टाइप्स ऑफ द सप्लीमेंट विटामिन डी होते हैं, आर्गो कैल्सीफेरॉल विटामिन D2 एंड दूसरा है होता है कॉली कैल्सीफेरॉल जो विटामिन D3 है, ये जो कि ह्यूमन में पाया गया। और इन स्टडी में बताया कि 90% विटामिन डी है वो सन एक्सपोजर से मिल जाता है, जो कि अपनी डेली की रिक्वायरमेंट मीट आउट करता है। और इसकी वजह से बहुत सारे जो कैंसर्स हैं वो सारी जो एज के साथ जो प्रॉब्लम्स होती है, कैंसर्स है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन, वो सारी चीजें नहीं होती। दूसरा, इस आर्टिकल में ये भी बताया कि 15 से 20 मिनट फुल बॉडी एक्सपोजर सनलाइट में करते हैं समर टाइम में, तो वो जनरेट 10,000 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन डी, और अबाउट 90% एंड मोर ऑफ द विटामिन डी कम फ्रॉम द सन एक्सपोजर। तभी तो जो पुराने टाइम में विटामिन डी की कभी कमी नहीं होती थी, और आज के टाइम में जो सबको रहता है कि स्किन काली हो जाएगी, टैनिंग हो जाएगी और स्किन कैंसर हो सकता है, इसलिए विटामिन डी की डेफिशिएंसी इतनी ज्यादा हो रही है। इसलिए एवरी थर्ड पर्सन में विटामिन डी डेफिशिएंसी मिल रही है, और उससे डिजीजेस जो हो रही है बोन्स की। अब एक ये स्टडी है जो कोविड के टाइम में पब्लिश हुई थी, और ये मेटा एनालिसिस हुआ, 8 स्टडीज हुई थी, जिसका 3 स्टडी टर्की में हुई, 1 स्टडी हुई थी जो जर्मनी में, 1 रोमानिया, 1 इटली, एंड 2 हुई थी यूएस में। तो 8 स्टडीज थी, जिसमें बताया कि इसका मेटा एनालिसिस हुआ। सब इससे एनालिसिस ये निकला कि चिल्ड्रन विद लो विटामिन डी may be 5.5 times more susceptible to getting a severe form of disease according to the paper। इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ गांधीनगर में ये पब्लिश हुआ था। तो इसमें ये ऊपर लिखा हुआ है कि 5.5 times more susceptible to severe form of COVID are more likely to admitted in ICU। और they lose their life। होम्योपैथिक अप्रोच की बात करेंगे। अभी ये तो जनरल डिस्कशन था इसका, विटामिन डी डेफिशिएंसी क्या है और क्या कॉजेज हैं और क्यों होती है। होम्योपैथिक अप्रोच की बात करेंगे कि जनरली होम्योपैथिक व्यूज क्या कहता है विटामिन डी डेफिशिएंसी के लिए। तो इट इज एन इम्बैलेंस ऑफ बॉडीज वाइटल फोर्स, और
जो कि अपन ठीक कर सकते हैं, जो एवरी होम्योपैथ करता है थ्रू इंडिविजुअल होम्योपैथिक मेडिसिन और रेमेडीज के द्वारा। और इसको होम्योपैथ इंडिविजुअल यूनिक सिम्टम्स, कॉन्स्टिट्यूशनल, लाइफ स्टाइल फैक्टर्स, ये सारे लेके और अप्रोप्रिएट मेडिसिन निकालते और इसकी डेफिशिएंसी ठीक करते। और मेन जो अपना गोल होता है होम्योपैथी का, वो बॉडी नेचुरल मैकेनिज्म, हीलिंग मैकेनिज्म को स्टिमुलेट करना और रीस्टोर करना बैलेंस को, और इससे विटामिन डी प्रोडक्शन प्रॉपर हो जाए और उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो। तो होम्योपैथी जनरली अपन सोचते हैं होम्योपैथी विटामिन डी, ऐसा नहीं कि होम्योपैथी की एलोपैथी की तरह या और भी कन्वेंशनल सिस्टम की तरह कोई मेडिसिन आती है कि विटामिन डी में हम ये मेडिसिन दे दें, वो नहीं है। इस होम्योपैथी का मेनली एम है कि वो विटामिन डी सप्लीमेंट्री को रेज करती है अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को, बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाती है, इससे एब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो जाए और प्रोडक्शन विटामिन डी का प्रॉपर हो जाए। उसके लिए ये नेचुरल जो एबिलिटी, मतलब सब इसकी बॉडी की नेचुरल एबिलिटी को इंक्रीज करती है एब्जॉर्ब करने की, ये होम्योपैथी का वर्क। इसी में जैसे अपने विटामिन डी भी है या कोई भी जो डिजीज है, इंडिविजुअल अप्रोच हम यूज करते हैं, हॉलिस्टिक अप्रोच यूज करते हैं। और इसका जो ट्रीटमेंट है होम्योपैथी, वो जेंटल और सेफ है, जो कि ऑर्गेनल में लिखा हुआ है कि हाईली डाइल्यूटेड प्रोसेस में मेडिसिन यूज करते हैं और जिसकी वजह से इंडिविजुअल को इफेक्ट करते हैं। इवन जो प्रेग्नेंट है और चिल्ड्रन में भी यूज कर सकते हैं, कोई हार्मफुल नहीं है क्योंकि मेडिसिन बहुत ही जेंटली वर्क करती है। और लॉन्ग टर्म के लिए जो बॉडी का बैलेंस है, बैलेंस ऑफ द बॉडी, जिससे लॉन्ग टर्म हेल्थ और वेलबींग को ठीक करते हैं होम्योपैथी। अब मैनी ऑफ द होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो कि, हाँ, इसमें यूज करते हैं अपन डिफरेंट डिफरेंट डिजीज में जो विटामिन डी डेफिशिएंसी से होती है। जो मेनली जो कैल्शियम की मेडिसिन है, कैलकेरिया काप, कैलकेरिया फॉस। तो कैलकेरिया काप मेडिसिन है जो एंटीसोरिक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है, और इसमें लिखा हुआ है, बुक्स में लिटरेचर में लिखा हुआ है, इट इज ए मेडिसिन फॉर स्क्रोपुलस एंड रैकेटिक कंडीशंस, इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन के लिए ये मेडिसिन यूज करते हैं। और ये स्टिमुलेट करती है पेरियोस्टियम को, हाँ, कैलकेरिया का। और इसमें पेन्स होते हैं एज इफ स्प्रेन्ड, ऐसा लगता है पार्ट्स में, कोल्ड डैम्प फीट हो जाते हैं, कोल्ड नीज हो जाते हैं, और स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है जिसमें सार स्मेल आती है, वीकनेस होती है एक्सट्रीमिटीज की, जॉइंट्स की स्वेलिंग हो जाएगी। जनरली जो नीज में स्वेलिंग होती है उनमें यूज करते हैं। और सोल्स में बर्निंग होती है, उसमें कैलकेरिया का मेडिसिन यूज करते हैं। कैलकेरिया फॉस जालसो टिश्यू रेमेडी, जो कि अपन बायोकेमिक में भी यूज करते हैं और होम्योपैथिक में भी यूज करते हैं। ये भी एनेमिक चिल्ड्रंस में यूज करते हैं, जो कि जो बच्चे हैं वो पीविस हैं और कोल्ड एक्सट्रीमिटीज जिनकी रहती है, फीबल डाइजेशन रहता है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, बोन्स हैं उसमें ओपन स्यूचर्स और फंटेनलीज ओपन हैं पोस्टीरियरली, उसमें कैलकेरिया फॉस यूज करते हैं। और टेंडेंसी टू पर्सपिरेशन, ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट है, उसमें कैलकेरिया फॉस मेडिसिन यूज करते हैं। फॉस्फोरस टॉल स्लेंडर पर्सन में यूज करते हैं, जो एकदम नैरो चेस्ट है, लंबे पतले दुबले हैं, इमेशिएशन है, ग्रेट ससेप्टेबिलिटी पेशेंट को है, साउंड से, लाइट से, ऑर्डर से, टच से, इलेक्ट्रिक चेंजेस है या थर्मल स्टॉर्म से है। इसमें बोन्स है वो एकदम फ्रिजाइल हो जाती है फॉस्फोरस के पेशेंट में, और फीट्स में बर्निंग होती है, वीकनेस होती है, ट्रैमलिंग होती है, उनमें ये यूज करते हैं। कोई भी एक्सरसाइज हुआ उससे ट्रैमलिंग स्टार्ट हो गई एक्सट्रीमिटीज में, तो वी मे थिंक ऑफ दिस मेडिसिन। और इसमें एक टिपिकल सिम्टम है, पेशेंट कैन नॉट लाई ऑन राइट साइड, जो फॉस्फोरस के पेशेंट में होता है, और एकदम बोलता है जॉइंट्स ही मेरे काम नहीं कर रहे, इस कंडीशन में फॉस्फोरस मेडिसिन यूज करते हैं।
फॉस्फोरिक एसिड भी यूज करते हैं फास्फोरस के साथ में। इसमें भी यूथ पर्सन्स में यंग पर्सन्स को देते हैं, और जिसमें बहुत रैपिडली ग्रो करते हैं और फिजिकली मेंटली बहुत जल्दी ओवर टैक्स्ड हो जाते हैं, उन पर्सन्स में फॉस्फोरिक एसिड मेडिसिन देते हैं। और ये इसके जो मेन पॉजिटिव फैक्टर्स है फॉस्फोरिक एसिड में, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड की वजह से, ग्रीफ है, कोई भी एक्यूट डिजीज ऐसी हो गई उसमें ये मेडिसिन यूज करते हैं। बोन्स में वीकनेस फील होती है, टीयरिंग पेन होता है पेशेंट में, पेरियोस्टियम में पेन होगा, क्रैम्प्स होते हैं अपर एक्सट्रीमिटीज में, और इसमें एक फीलिंग होती है बोन्स में, ऐसे लगता है इसको स्क्रैप स्क्रैप्ड स्क्रैप्ड कर दिया बोन्स को, उनमें फॉस्फोरिक एसिड मेडिसिन यूज करते हैं। सिलीशिया मेडिसिन यूज करते हैं। सिलीशिया मेडिसिन होती है वो, इसमें लिखा हुआ है डिफेक्टिव एसिमिलेशन एंड इम्परफेक्ट एसिमिलेशन एंड डिफेक्टिव न्यूट्रिशन। इसमें बोन्स की कैरीज हो जाती है, निक्रोसिस हो जाती है, स्क्रोफुलस पर्सन्स में यूज करते हैं, और जो रिकेट्स वाले बच्चे हैं उनमें यूज करते हैं, जिसमें लार्ज हेड हो जाता है जस्ट लाइक कैलकेरिया फोर्स, ओपन फंटेनिलिस रहती है पेशेंट में, सूचर्स ओपन रहेंगे, डिस्टेंडेड एब्डोमेन, स्लो इन वॉकिंग, चल नहीं पाता पेशेंट, और हिप्स में, लैग्स में, फीट्स में पेन होते हैं, क्रैम्प्स होते हैं काफ में और सोल्स में मेडिसिन, और ट्रेमलिंग होती है जब भी हाथों को यूज करते हैं, पैरालिटिक वीकनेस होती है, आइसी कोल्डनेस रहती है, एकदम चिली पेशेंट रहता है, स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, इसमें सिलीशिया मेडिसिन यूज करते हैं। लाइकोपोडियम मेडिसिन ये भी जो है ये इंडिकेटेड है इंडिविजुअल्स के लिए जिसमें पेशेंट को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा वीकनेस है, इंटेलेक्चुअली कीन है पेशेंट, और बोन्स पे पेन है, इंडाइजेशन है, इवनिंग एग्रावेशन है, जिसमें फ्लैचुलेंस बहुत ज़्यादा है, उसमें लाइकोपोडियम मेडिसिन यूज करते हैं। एक मेडिसिन और है रूटा जी। तो रूटा जी भी जो इसमें लिखा हुआ है, बुक्स में लिखा हुआ है, लिटरेचर्स में, कि पेरियोस्टियम और कार्टिलेजेस पे एक्ट करती है, और इसमें जो है फॉर्मेशन हो जाते हैं, डिपॉजिट्स हो जाते हैं पेरियोस्टियम में, टेंडन्स में, स्पेशली रिस्ट पे ज़्यादा एक्ट करती है, और इसके ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एकदम से पेनफुल रहते हैं, और ऐसे लगता है उसको ब्रूज फील होती है, तो उसमें रूटा जी मेडिसिन यूज करते हैं। तो दिस वर द फ्यू मेडिसिन। आप इसमें आप देखेंगे कि हाँ, जो शू में मैंने बताया था आपको प्रीवियस स्लाइड्स में कि फिश यूज करते हैं, फिश है उसमें काफी अच्छा रिच सोर्स है विटामिन डी का, तो मटेरिया मेडिका में बहुत सारी फिश की रेमेडी है जो कि यूज कर सकते हैं। तो इरिथनिकस मेडिसिन है एक, ओलियम जैकोरस एसिली मेडिसिन है जो कि कॉड लिवर ऑयल, गेडस मेरुआ एक फिश है, उसके कॉड लिवर ऑयल से बनाते हैं ये ओलियम जैकोरस एसिली, ये भी विटामिन डी डेफिशिएंसी में यूज करते हैं, जो बोन ब्रिटल्स और पेन हो जाते हैं उनमें ये मेडिसिन यूज करते हैं, ओलियम जैकोरस एसिली। एल सीरम मेडिसिन है, ट्रेकिनस इक्थायोलम, ये मेडिसिन है जो फिश से बनती है, जो कि अपनी मटेरिया मेडिका में, होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में दे रखी है, तो ये काफी इफेक्टिव है, जो शॉर्ट में मैंने लिखा है। ये स्टडी हुई थी जो कि शारदा कृष्णा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में हुई। इसमें यह है कि अल्ट्रा डाइल्यूटेड मेडिसिन अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन है, विटामिन डी डेफिशिएंसी और हैजीमोटोस थायरोइडाइटिस, इन दो में ये स्टडी की थी। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव था मेनली वो था कि अंडरस्टैंड द स्कोप ऑफ अल्ट्रा डाइल्यूटेड मेडिसिन होम्योपैथी ट्रीटिंग केसेस ऑफ हैजीमोटोस थायरोइडाइटिस विथ लो विटामिन डी। अब इसमें क्या किया कि उन्होंने 20 रैंडम पेशेंट लिए, और जिसमें सिम्टम्स थे
माइल्ड सिम्टम थे हैजीमोटोस थायरोइडाइटिस से, और डेफिशिएंट जो विटामिन डी डेफिशिएंसी भी है उन पेशेंट में, उनको सिलेक्ट किया रेंडमली 20 पेशेंट को, जो कि शारदा कृष्णा होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के ओपीडी में थे। तो उनकी डिटेल केस टेकिंग की, रिपर्टराइजेशन किया और विटामिन डी इसमें देखा, असेस किया। इसके लिए जुलेस्की स्कोर उन्होंने यूज किया, और एंटी थायराइड पेरोक्सीडेज एंटीबॉडीज लेवल्स ये रिकॉर्ड किया, विटामिन डी रिकॉर्ड किया। इसके बाद उसमें क्या एनालिसिस निकला, इसमें आप रिजल्ट क्या रहा कि 90% पेशेंट शोड मॉडरेट टू माइल्ड इंप्रूवमेंट इन जुलेस्की स्कोर and 85% showed improvement in the 25 hydroxy vitamin D3 level, and 75% showed marked reduction in the TPO-AB levels, which antithyroid peroxidase antibodies इनमें रिडक्शन हुआ। तो इट मीन्स आपने देखा कि दोनों में स्टडी की, इट मीन्स होम्योपैथिक मेडिसिन इज इफेक्टिव। और विटामिन डी, इनका जो रिलेशन है विटामिन डी एंड हैजीमोटोस थायरोइडाइड, जिनमें विटामिन डी दिया गया, जिनका विटामिन डी ज्यादा था, उनमें ये मेडिसिन ज्यादा इफेक्टिव है। ये एक स्टडी है होम्योपैथी एंड सनशाइन विटामिन, ये CRI सेंटर्स उड़ीसा में स्टडी हुई थी। और इसमें जो स्टडी हुई थी, इसमें बताया कि प्राइमरी जो नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन डी का है वो सन एक्सपोजर ही है। और विंटर्स में जनरली डिम लाइट रहती है, लो सनशाइन रहता है, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी रहती है। और लाइफ स्टाइल जो प्रैक्टिस है, लाइक एक्सेसिव सन स्क्रीन यूज कर रहे हैं, या बॉडी जो क्लोथिंग से कवर रहती है, या इंडोर्स में जो लोग ज़्यादा रहते हैं, उनमें विटामिन डी डेफिशिएंसी मिली। और डार्क स्किन पर्सन्स है जिनमें मिलेनिन बहुत ज़्यादा होता है, पिगमेंटेशन, वो एब्जॉर्प्शन कम कर देते हैं विटामिन डी का, तो उनमें डेफिशिएंसी विटामिन डी की मिली। और दूसरा एक है कि लैक ऑफ विटामिन डाइट और पुअर डाइट की वजह से, जो इनिशियली मैंने बताया था उसकी वजह से भी, या कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन है उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है विटामिन डी का, तो उसमें भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी। एक स्टडी हुई इंडियन जर्नल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी में, ये स्टडी पब्लिश हुई है। अब इसमें बताया कि ये रैंडमाइज प्लेसिबो कंट्रोल्ड स्टडी हुई है। इसमें रैंडमाइज प्लेसिबो कंट्रोल स्टडी में क्या हुआ था कि विटामिन डी इंटरवेंशंस को, टू एक्सप्लोर द रोल ऑफ विटामिन डी इंटरवेंशंस, इसमें एसिम्टोमेटिक और पेशेंट विद माइल्ड सिम्टम्स ऑफ सार्स कोविड पॉजिटिव को लिया गया, और जिसमें विटामिन डी डेफिशिएंसी भी है, उनको स्टडी में इंक्लूड किया। तो इससे इस स्टडी से ये एनालिसिस निकला कि पॉलीकैल्सिफेरॉल सप्लीमेंटेशन इन पेशेंट इन्फेक्टेड विद सार्स कोविड showed a remarkable improvement। जिनको विटामिन डी 3 दिया गया उनमें इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा मिला, और जिनका ये कम दिया गया और जिसमें नहीं दिया गया उनमें इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं, उन पे इम्प्रूवमेंट नहीं मिला। और एक ये स्टडी है जो कि ये पब्लिश हुआ इंटरनेशनल जर्नल ऑफ होम्योपैथिक साइंस में, मैथमेटिक पर्सपेक्टिव इन न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स। इसमें देखिए आप, इसमें जो नीचे दे रखा है विटामिन डी डेफिशिएंसी से क्या क्या हो रहा है, पिजन चेस्ट है, इरेगुलर डिप्रेशन इन चेस्ट कैविटी, कर्व एंड लाइन चेस्ट एज वेल इम्परफेक्ट सर्टेन एरियाज, ऑस्टियोमलेशिया, इसमें मैथमेटिक एनालिसिस दे रखा है। ये है आपके रिपर्टरी में भी, आप रिपर्टरी में जाएंगे आप, तो रिपर्टरी में देखिए कि बोन कर्वेचर्स और बोन्स के लिए मेडिसिन दे रखी है, जो कि हाई ग्रेड मेडिसिन हैं, वो कैलकेरिया, कैलकेरिया फ्लोर, हेक्ला लावा,
सिलिशिया एंड सल्फर एंड second grade medicine and third grade medicine is also given. Second grade में mercurius and phosphorus. एंड बोन्स ब्रिटल बोन्स है उसके लिए मेडिसिन कैलकेरिया फॉस ए ग्रेड मेडिसिन है. देन सेकंड ग्रेड है कैलकेरिया का हेक्ला लावा लैक्टिक एसिड. बोन्स रेमेडी है बाकी उनके लिए रेमेडी जो अफेक्ट करती है बोन्स को, ये रिपर्टरी में दे रखा है रॉबिन मर्फी में. इसके लिए भी बहुत सारी मेडिसिन दे रखी है. ये मेडिकल डिक्शनरी रॉबिन मर्फी में वही रिकेट्स के लिए, बोन्स रिकेट्स के लिए एसाफिटिडा कैलकेरिया फॉस्फोरस मर्क्यूरियस सिलिशिया ये मेडिसिन है. और चिल्ड्रन रिकेट्स रैकेटिक एब्डोमन पब टेंस बेलाडोना मेडिसिन है. रैकेटिक कर्वेचर्स स्पेशली स्पाइन एंड लॉन्ग बोन कैलकेरिया मेडिसिन कैलकेरिया का. ग्रोइंग इम्परफेक्टली कैलकेरिया. soft bones disposed to soften bones and ferrum mat. अब कंसाइज रिपर्टरी एसआर पाठक में भी अपने देखा रिकेट्स के लिए भी मेडिसिन इसमें भी दे रखे एसआर पाठक में. कैलकेरिया फॉस ए ग्रेड मेडिसिन. देन कालीफॉस फॉस्फोरस सिलिशिया सल्फर. तो रिपर्टरी भी ये मेडिसिन में रिपर्टरी भी बता रही है कि इसमें मेडिसिन है. ये आपका रिपर्टोरियल चार्ट है जिसमें जो विटामिन डी डेफिशिएंसी से जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसके लिए दे रखा है कि बोन का कर्वेचर्स ऑफ बोन्स ये रूब्रिक्स लिया है, ये मिला है. वीक बोन्स, ब्रिटल बोन्स, पेन बोन्स. अब बोन्स मसल्स में वीक मसल्स, जॉइंट्स में पेन जॉइंट्स, मसल्स क्रैम्प्स मसल्स. रिकेट्स डिजीज में लिया रिकेट्स रैकेटिक बोन, रिकेट्स रैकेटिक. तो इसमें आप देखिए ए ग्रेड मेडिसिन कैलकेरिया ही दे रखी है इसमें. मर्क्यूरियस, देन सिलिशिया सल्फर एसाफेटिडा, फॉस्फोरस पल्सिटिला नाइट्रिक एसिड लाइकोपोडियम. तो ये रिपर्टोरियल चार्ट. कंक्लूजन. होम्योपैथिक मेडिसिन कॉम्प्लीमेंट्री अप्रोच जो है विटामिन डी में काम करती है. अब होम्योपैथी एड्रेस द रूट कॉज ऑफ द डिजीज. मेनली जो कॉज है वो उसको ठीक करती है होम्योपैथी. जबकि जो कन्वेंशनल थेरेपी है वो सिम्टम्स पे बेस है, वो सिम्टम्स को ठीक करती है और मैनेजमेंट और एड्रेसिंग मैनेजमेंट करती है उसका. मीन्स विटामिन डी कितनी कमी है उतना ही विटामिन डी उनको दे देते हैं. और जबकि होम्योपैथी अपने नेचुरल हीलिंग को प्रमोट करती है, बॉडीज ऑन हीलिंग एबिलिटीज को इंक्रीज करती है. जबकि जो कन्वेंशनल थेरेपी है वो इमीडिएट रिलीफ देगी और एड्रेस द अंडरलाइंग मेटाबॉलिक इश्यूज को ठीक करेगी. होम्योपैथी इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन ट्रीटमेंट यूनिक सिम्टम्स. जो भी सिम्टम्स हैं, यूनिक सिम्टम्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है पेशेंट का, फिजिकल मेंटल्स क्या है, उस बेस पे अपन मेडिसिन निकालते हैं. होम्योपैथिक मेडिसिन निकालते हैं, फिर पोटेंसी सिलेक्ट करते हैं एज पर ऑर्गेनोन. तो उस बेस पे होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं और तब पेशेंट ठीक होता है. देयर इज नो स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर विटामिन डी डेफिशिएंसी डिजीजेस, but we can select the medicine as per individualization totality of the symptom. एलोपैथी वाले क्या करते हैं, कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में क्या होता है, स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स होता है. उसमें डॉक्टर रिकमेंड करता है कि कितना इंटरनेशनल यूनिट पेशेंट को चाहिए, कितना रिकमेंड करना है, इंजेक्टेबल फॉर्म में देना है या फिर ये मेडिसिन फॉर्म में देना है. उसके लिए मेडिसिन इस तरह से वो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट करते हैं. दूसरा एच.ए. रॉबर्ट ने फिलॉसफी में लिखा है कि विटामिन डी के बारे में, विटामिन के बारे में. उसमें बताया कि कैल्शियम जो है वो इसेंशियल है बोनी स्ट्रक्चर्स के लिए और वो नेसेसरी है और कांस्टेंट इम्पोर्टेंट है, कांस्टेंट और इसेंशियल पार्ट है कैल्शियम बॉडी के लिए, ब्लड के लिए. जो मैथमेटिका में कैलकेरिया ग्रुप दे रखा है जिसमें दे रखे स्क्रोपुलस कंडीशंस में यूज करते हैं.
रेकेटिक चिल्ड्रंस में यूज करते हैं, जिनमें लार्ज हेड्स है, ओपन फंटेनलीज है, as I've already discussed in calcarea carbon, calcarea phos is also in the silicea. तो उनमें ये जो सोरिक की कंडीशंस होती हैं, ये सारी सोरिक कंडीशंस होती हैं, ये एच ए रॉबर्ट फिलॉसफी में दिया हुआ है। तो मैक पॉलन उसने बताया कि कैल्शियम है वो नॉट एनफ फूड। तो ह्यूमन इन्फेंट्स जनरली रिकेट्स डेवलप करता है, जबकि वो गुड क्वांटिटी में कैल्शियम है, फास्फोरस वो ले रहा है, फिर भी वो मेडिसिन इसमें उसकी कमी है, फिर भी विटामिन डी डेफिशिएंसी है। इट मींस इसका क्या है, अब कैल्शियम भी प्रॉपर है, फास्फोरस भी, फॉस्फेट भी प्रॉपर है, फिर भी विटामिन डी डेफिशिएंसी है। तो विटामिन डी डेफिशिएंसी बिकॉज ऑफ डिप्राइव ऑफ इनएडिक्वेट सनलाइट। तो सनलाइट प्रॉपर है, विटामिन डी प्रॉपर है, तभी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर है। कैल्शियम आप कितना ही लेते रहेंगे, लेकिन जब तक विटामिन डी प्रॉपर नहीं है तो एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो सकता। तो उस इसलिए विटामिन डी की डेफिशिएंसी ना हो, इसके लिए सन एक्सपोजर प्रॉपरली होना चाहिए। तो फाइनली जो होम्योपैथी है काफी इफेक्टिव है। जैसे मैंने बताया था कि ये जो फिश जो रेमेडी है, फिश की रेमेडी है, उसमें 5-6 मेडिसिन मैंने बताई। मेनली कॉड लिवर ऑयल है जो कि फिश से बनता है, फिश से बनता है, तो उससे भी एक मेडिसिन बनती है जो गैडस मरुआ से जो बनती है। तो वो काफी इफेक्टिव है, विटामिन डी डेफिशिएंसी में यूज करते हैं। एक है स्टीरोजिल, जो कि स्टीरोल से प्रिपेयर करती है प्लांट से, जो कि ये मिलेगा आपको इसमें फंगस में, नॉट सॉरी फंगस नहीं, ये मिलेगा आपका, ये खाते हैं मशरूम, मशरूम में मिलेगा। तो मशरूम में जो कई इसका ट्रीटमेंट भी करते कि मशरूम को पूरा ड्राई करके और फिर उसको भिगो के, जब विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है तो उसको मशरूम को यूज करते हैं कई लोग, तो उससे काफी विटामिन डी डेफिशिएंसी ठीक होती है। और मशरूम, अपने मशरूम से अपने होम्योपैथी में भी मेडिसिन बन, और जो कि स्टेरोजिल एक मेडिसिन है जो कि बोन्स में और बोन अफेक्शंस में, बोनी अफेक्शंस में ये मेडिसिन यूज करते हैं। तो फाइनली हमने क्या देखा कि ये जो आज का जो लेक्चर से क्या सीखा कि विटामिन डी कितना इम्पोर्टेंट है, और विटामिन डी कैसे हमें बॉडी में मिल सकता है, हमें डेली कैसे अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी चाहिए, और उसका रूट कॉज क्या है, क्या मतलब। तो हो सकता है कि हम सन ब्लॉक बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, या सन का एक्सपोजर बिल्कुल नहीं ले रहे, या अपने डाइटरी प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, डाइट में प्रॉपर विटामिन डी की सप्लीमेंट जिनमें डाइट में है वो नहीं ले रहे हैं। तो उसके लिए भी ये हो सकता है। या जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में मैंने बताया कि एलोपैथी वाले यूज करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, और जो बोन्स का ब्रेकडाउन नहीं हो, बोन्स की जो फॉर्मेशंस है उसको प्रॉपर करे, उसके लिए बाईफॉस्फेटेज यूज करते हैं कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में। और फिजियोथेरेपी बहुत इफेक्टिव है इसके लिए, जो भी इसकी प्रॉब्लम्स हो रही है विटामिन डी डेफिशिएंसी की या बोन्स की प्रॉब्लम है, तो उसमें फिजियोथेरेपी, वेट बेयरिंग एक्सरसाइज प्रॉपरली करनी चाहिए, तो वो भी काफ़ी इफेक्टिव होती है। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन मैंने आपको बताया ही था कि ये इम्पोर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर एम के साहनी सर, जो मैं आपको देख रही हूँ कंटिन्यूस आप सुन रहे हैं मुझे, और एवरी लेक्चर आप इतने ध्यान से और बिना रुके निरंतर आप देखते हैं और सुनते हैं, और आपके कमेंट्स आते हैं ऑल द टाइम। इतना ज़्यादा डेडिकेशन तो शायद मतलब किसी का नहीं होगा, क्योंकि चाहे बारिश सर्दी कुछ भी हो जाए, लेकिन आपका लेक्चर 100% होता है, और टाइम के इतने ज्यादा पंक्चुअल कि 7:30 तो 7:30 में 30.1 भी नहीं होगा। 7:30 है और 8:30 पे फिनिश है, चाहे लेक्चर पूरा किसी का हो या नहीं हो,
लेक्चर, लेकिन 8:30 फिनिश होके सेकंड लेक्चर इंग्लिश वाला सेशन स्टार्ट होता है। हाँ, तो मैडम। मैं सर सैल्यूट करती हूँ आपको कि आप इतना डेडिकेशन कैसे, और मैं तो मतलब यू आर द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन टू ऑल अब यंग फ्रेटर्निटी, कि अभी बच्चों को बोलते हैं कि तुम्हें ज्वाइन करना है, ये करना है, वो नहीं करते, जबकि आपका डेडिकेशन मैं देखती हूँ कि इस एज में और इतना ज्यादा जो कर रहे हैं, डेफिनेटली ये मेरे लिए तो बहुत ज्यादा मोटिवेशन है, और आज के यूथ के लिए भी बहुत ज्यादा मोटिवेशन है। तो अगेन थैंक यू सो मच जो भी हाँ, पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने मुझे सुना है आज, और काफी जो आपका एक पर्पस था, हो सकता है मैंने कुछ दे पाई हूँ आज। मैडम बहुत बढ़िया लेक्चर आपका रहा आज का। और आपने जो दिया है, ये मैं कहूँगा कि आप एकेडमिशियंस भी हैं और एक एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। एज ए प्रिंसिपल आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, और आपका जो अप्रोच है और अपने कॉलेज को चलाने के लिए आप स्वास्थ्य कल्याण में जो आप काम कर रही हैं, तो बहुत ही मार्वलस काम है। और मैं देखा अभी आपका एक और ई पोस्टर कंपटीशंस आपने ऑर्गेनाइज किया है, तो यस ये भी एक अच्छा, आप भी एक्टिव में हमेशा लगी रहती हैं। और मैं यहाँ पर जितने पार्टिसिपेंट हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप निश्चित रूप से इस ई पोस्टर के प्रेजेंटेशन में भाग लीजिए। शायद फरवरी के फर्स्ट वीक में ये फाइनल होगा। अप्लाई कीजिए, और इसके जो लिंक है, पोस्टर्स हैं, वो आपको हिंदी फोरम में भी देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है ना? तो मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मैं चूंकि एक अच्छा काम हो रहा है, तो उस अच्छा काम को अप्रिशिएट करना हम लोगों का बहुत जरूरी है। हम लोग को उसको करना चाहिए। नहीं सर, एक प्लेटफॉर्म है ये स्टूडेंट के लिए या कि जो भी रिसर्च वर्क किया है तो उसको इस तरह से प्रमोट हाँ, करना। बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया अप्रोच है। और हम जी लोगों ने पटना के जो 22 तारीख को कॉन्फ्रेंस है, उसमें भी हम लोगों ने पोस्टर प्रेजेंटेशन यस सर, ये वो मैं सर्कुलेट हाँ, किया है स्टूडेंट हाँ को। जी जी। तो और विटामिन डी के ऊपर में जो आपने डाटा कलेक्ट किया, बोथ रिसर्च ओरिएंटेड, मेडिसिन ओरिएंटेड, एकेडमिक ओरिएंटेड, ये सभी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि जिन्होंने भी हैंड रेंज किया है, सॉरी, हम लोग कुछ इसमें आपको समय नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हम लोग का समय खत्म हो चुका है। नहीं, और मेरा मेल आईडी है, इसमें आप अपने क्वेश्चंस डाल दीजिए तो हाँ, डेफिनेटली आई विल आप रिप्लाई। क्वेश्चंस को या चैट बॉक्स में भी कर ले। हम लोग पीपीटी ऐसे कुछ चैट बॉक्स में ऐसा क्वेश्चंस में सभी खाली थैंक यू का मैसेज है, और कुछ नहीं है इसके अंदर में। तो मैं समझता हूँ कि हम लोग का सेशन अब समाप्ति की ओर है। और इसमें हम लोग कुछ डॉक्टर पवित्र गौर भी हैं जो हम लोग के सेशन में ज्वाइन कर चुकी हैं। सभी लोग थैंक्स बोल रहे हैं। और आपके सेशन में आज इतने अच्छे अटेंडेंस हुए हैं, यह भी हम लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और इसी तरह से मैडम आप आते रहिए, और हम लोगों का मार्गदर्शन करिए। हमारे लिए क्या, ये सारे काफी स्पीकर्स। सीनियर पर्सन भी जुड़े हैं सर आज, महावीर शर्मा हाँ, जी मैं हैं जो कि डीन महावीर है शर्मा वो। जी का मैं हैंडरेज देखा हाँ था, लेकिन हाँ हाँ थोड़ा, क्योंकि हैंडरेज अब हम लोग नहीं अलाउ कर पाएंगे, है ना?